गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश स्नैपशॉट्स सप्लीमेंट्री रीडर से सेकेंड लेसन द एड्रेस का हिंदी में सारांश का अध्ययन करेंगे। यह लेसन मार्ग मिंको के द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं। 4 बड़े ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, इनसे ज़्यादा और कोई नहीं है। जिसमें पहला है बेटा आथर स्वयं। क्या नाम है? मार्ग मिंको, आप जानते हैं, जो कि एक माँ की पुत्री के रूप में कार्य करेगी। दूसरा है आपकी आथर की माँ, जिसका नाम है मिसेस यक्स। और तीसरा कैरेक्टर है मिसेस डार्लिंग। और चौथा है डार्लिंग्स डॉटर, जिसकी आयु 15 वर्ष है। कितनी वर्ष? 15 वर्ष। क्लियर हो रहा बेटा? देखिए, ये कहानी जो थी हॉलैंड से संबंध रखती है। लेखक की माँ, जिसका नाम मिसेस यक्स है, हॉलैंड में रहती थी अपनी पुत्री के साथ। उस समय वहाँ पर युद्ध चल रहा था। युद्ध के चलते हुए लेखक की माँ ने अपने घर के सामान को मिसेस डार्लिंग के सुझाव के अनुसार मिसेस डार्लिंग को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। सामान देने के साथ साथ उसने अपनी पुत्री को यह सुझाव दिया कि वह मिसेस डार्लिंग के पते को याद रखे। अब बेटा समय बीतता जाता है और समय बीतने के साथ पुत्री मिसेस यक्स की पुत्री डार्लिंग के घर सामान लेने के लिए जाती है। सामान को देखती भी है, लेकिन सामान को वापस लेकर के नहीं आती है। तो आइए देखते हैं क्यों नहीं वापस आती है। बेटा, मिसेस यक्स की पुत्री स्वयं डार्लिंग के घर पहुंची और पूछा। दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खटखटा करके एक महिला बाहर आई, जिसने आंशिक रूप से दरवाजे को खोला और पुत्री ने पूछा कि क्या आप मुझे जानती हैं? मैं मिसेस यश की पुत्री हूँ। उस महिला ने इतना सुन करके दरवाजे को अपने हाथ से पकड़ रखा था ताकि दरवाज़ा पूरी तरह से न खुले। और उसके चेहरे पर मुझे पहचानने का कोई भी निशान नहीं था। वह मुझे शांतपूर्ण एकटक देख रही थी। मैंने सोचा कि शायद मैं किसी गलत पते पर आ गई हूँ। वह स्त्री दूसरी तरफ खिसक गई। मैंने देखा कि वह स्त्री मेरी माँ के द्वारा बुना गया हरे रंग का कार्डिगन अर्थात गर्म स्वेटर पहने हुए था, जिसके बटन लकड़ी के थे। धुलाई के कारण बेटा वो भी धुंधले बन पड़ गए थे। उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। मैंने पूछा, क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? उसने कहा। डार्लिंग ने कहा कि क्या आप लोग वापस आ गई? मैंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आ पाएगा, केवल मैं ही वापस आई हूँ, मेरे अलावा और कोई वापस नहीं आ पाएगा। उस स्त्री के पीछे एक दरवाज़ा खुला और पुनः दरवाज़ा बंद हो गया। और जब दरवाज़ा खुला और बंद हुआ तो उस जहाँ कमरे का दरवाज़ा खुला था, वहाँ पर इतनी सीलन थी कि सीलन की बदबू पुत्री को आ रही थी।
उस स्त्री ने कहा कि मुझे खेद है, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। पुत्री ने कहा कि मैं एक विशेष गाड़ी से आई हूँ और मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। उस स्त्री ने कहा कि बातें करना असंभव है क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। उसने अपनी गर्दन को हिलाया, सावधानी के साथ दरवाजे को बंद कर दिया ताकि मकान के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो। मैं अर्थात लेखक जिस सीढ़ी पर खड़ी थी वहीं चुपचाप खड़ी थी। दीवार के बगल खिड़की पर पर्दा था। किसी ने उस पर्दे को आराम से हटाया और मुझे देख कर के घूर रही थी। उस स्त्री ने कहा, अरे कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। समझ गए? मैंने दोबारा उस मकान की नाम पट्टिका को देखा। चमकीले अक्षर में उसमें डार्लिंग लिखा हुआ था और उसके थोड़े ऊपर उस मकान का नंबर लिखा था 46। मैं जब धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जा रही थी तो मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। उन्होंने मुझे यह पता पहले दिया था, युद्ध के पूर्व की बात है, कि मैं घर पे ठहरी हुई थी। तुरंत यह बात मेरे दिमाग में कुछ परिवर्तन सी आई। मैंने जब अपने घर को देखा, पूर्व की कथा बता रही, तो मैंने देखा कि मेरे घर में कुछ परिवर्तन हो गया था। परिवर्तन ये था कि जब मैं घर पर आती थी तो मैं देखती थी कि मेरे घर से सामान गायब हो जाते थे। समझ रहे हो? जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने मुझे डार्लिंग के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि वह मेरी पुरानी मित्र है और उसने मुझे सलाह दिया कि आप कभी भी यह स्थान छोड़ करके जा सकती हैं, इसलिए आप अपने सामान को मेरे सुपुर्द कर रख दीजिए ताकि आपको वापस आने पर सामान मिल जाए। मिस डार्लिंग स्वयं मेरे घर जाती थी और घर जा कर के मेरे सामान को उठा करके लेकर के आती थी बेटा, और वह भारी भारी बैग को लेकर के आती थी। डार्लिंग मोटी कमर की महिला थी। तो एक बार डार्लिंग मेरे घर से निकल रही थी तो मैं पहुंच गई। जब मैं पहुंच गई, वह बहुत बड़ा बैग उठाए हुए थी, सूटकेस लेकर के जा रही थी। मेरी माँ ने डार्लिंग से मेरा परिचय बताया। डार्लिंग ने हाथ हिला करके वहाँ से बेटा चली आई। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो मेरी माँ ने देख लिया कि मैं पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उसके बाद हमारे बारे में और बातें नहीं की कि हम कौन हैं और डार्लिंग कौन है। इसी बीच में जब मैं स्टेशन जा रही थी तो रास्ते में दिखाई देने वाली तमाम चीज़ों के बारे में मैं देख रही थी। युद्ध के पश्चात मैं पहली बार फिर से इस परिचित स्थान पर घूमने के लिए आई थी। ज़रूरत से ज़्यादा आगे नहीं जानना चाहती थी। मैं स्वयं को अपने मूल्यवान समय को पुरानी स्मृतियों में खो करके परेशान नहीं करना चाहती थी। रेलगाड़ी में मैं पुनः मिसेज डार्लिंग को अपने सामने देखा, जैसा कि मैं उनसे पहली बार मिलने पर देखा था। बेटा, जिस दिन मेरी माँ ने मुझे डार्लिंग के बारे में बताया, यह उसके दूसरे दिन की सुबह की बात है। मैं देरी से उठी और सीढ़ियों पर आते समय मैंने अपनी माँ को किसी को विदा होते हुए देखा। वह चौड़ी कमर वाली महिला थी। मेरी माँ ने डार्लिंग को बताया कि यह मेरी बेटी है। उसने मुझे पास बुलाने के लिए इशारा किया। उस स्त्री ने अपनी गर्दन हिलाई और सूटकेस उठाया और वहाँ से चली गई। भारी भरकम सूटकेस से घर से बाहर ले जाने समय उसे कठिनाई में देख करके मैंने कहा, माँ से कि बहुत कष्ट उठा रहे मेरी, और ये कहाँ रहती। मैंने माँ से पूछा कि इसका घर बड़ा दूर होगा। माँ ने कहा नहीं, मार्कोनी स्ट्रीट में मकान संख्या 46, याद रखना, इसे भूल न जाना। मैं इसे याद रखा, लेकिन मैंने वहां जाने की बहुत लंबे समय का इंतज़ार किया। आरंभ में स्वतंत्रता के बाद उन इकट्ठे किए गए समय में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी और शायद स्वाभाविक रूप से मैं इससे डरी हुई थी। उन 7 चीज़ों का सामना करने से डर रही थी।
उस रिश्ते से संबंधित थी जो अब नहीं थे। वे चीज़ें अलमारियाँ बक्सों में भारी पड़ी हुई थी, पुनः अपने स्थान पर थी और इंतज़ार कर रही थी इतने लंबे समय से, क्योंकि वे वस्तुएं हमसे संबंध रखती थी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए महंगाइयों से जूझते हुए सामान्य अवस्था में आ गए। युद्ध के समय तो युद्ध, लाशें, बम, यही कुल देखने को मिलता था। लेकिन आज बहुत कुछ हो गया। मिसेस डार्लिंग के घर मेरी प्रथम असफलता के बाद मैं दोबारा कोशिश करके पुनः डार्लिंग के घर गई। एक बार मैं गई, असफल हो गई, फिर दोबारा मैंने डार्लिंग के घर गई। जब दरवाज़ा खटखटाया तो डार्लिंग की बेटी, जिसकी आयु 15 वर्ष थी, उसने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा कि क्या माता जी घर पे हैं? उसने कहा नहीं, वो बाहर कहीं गई हुई हैं। मैंने कहा कि मैं प्रतीक्षा कर लूँगी। वह लड़की पीछे गलियारे में गई और दर्पण के पास मैंने देखा कैंडल होल्डर लगा हुआ था। वह कैंडल होल्डर मेरा था, जिसका प्रयोग हम लोग नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग सिंगल मोमबत्ती जला करके अपना काम चला ले रहते थे। उस लड़की ने कहा कि क्या आप बैठेंगी नहीं? उसने बैठक के लिए दरवाज़ा खोल दिया और पीछे जा कर के थोड़ा रुक गई और उसने मुझे कुर्सी दी बैठने के लिए। उसने कहा कि मैंने माँ के लिए चाय बनाया था, क्या आप चाय लेंगी? बेटा, उस मेज़ पर डाली हुई मेज़पोश को मैंने अपने हाथ से जब रगड़ा तो पता लगा कि ये भी सामान मेरा है, और मुझे याद आ गया कि उसमें एक जले हुए का निशान था। मैंने जब अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो जला हुआ निशान भी मिल गया। इससे एकदम दृढ़ निश्चयता हो गई कि ये सामान भी मेरा है। जब वह चाय को प्याली में उड़ेलने लगी तो प्याली के ऊपर सुनहरे रंग का एक किनारा रंगा हुआ था, तो मैंने उसे भी देख कर के बताया कि ये भी सामान मेरा है। इस प्रकार से बेटा बातें चलती रही और मैं डार्लिंग के लौटने का इंतज़ार करते रही। लेकिन तब मुझे याद आ गया कि अब मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए, और मैं ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ से उठी और चलने लगी। डार्लिंग की पुत्री ने कहा कि क्या आप माँ का इंतज़ार नहीं करेंगी? मैंने कहा नहीं, मैं चल पड़ी। जब मैं चली तभी मुझे कांटे और चम्मचों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं सड़क के नीचे की ओर नाम पट्टिका को देखा, जिस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट, मकान नंबर 46। पता सही था, लेकिन अब इसे और याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि सब चीज़ें पुराने समय से परिचित यादों से जुड़ी हुई थी। वे उसी समय अपना अमूल्य खो देती हैं जब हम उन्हें अपने पास से हटा देते हैं, दूसरे वातावरण में चली जाती हैं। मैंने उस पते को भूलने का निश्चय किया, और मुझे उन सब चीज़ों को भूलना होगा। शायद उन्हें भूलना आसान ना हो। इस प्रकार से बेटा इस पाठ की समरी समाप्त होती है। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए इस पाठ की डिटेल स्टडी लेकर के आऊँगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।